संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर संग हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे ना, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया वधिया होना चाहिए जी। फाइनली 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 आज वो टाइम आ चुका है जी। मतलब कल बच्चों ने इतने मैसेज कर दिए, इतने मैसेज कर दिए। बच्चा कह रहा है स्टाफ मेरा पता क्या कह रहा है? स्टाफ मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है सर वेबसाइट हैक होगी इसलिए कॉल नहीं आ रहा कि बच्चों ने क्लास परचेज करनी है, इसलिए कॉल आ रहा है कि रिवीजन क्लास कब आएगी। मैंने कहा बच्चे प्यार ही इतना करते हैं, मैं क्या करूं। मतलब स्टाफ परेशान हो गया कॉल उठा उठा के। देखिए फिर मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि कल रिवीजन क्लास हमारी आ नहीं पाएगी, क्योंकि कल तो एक तो प्रोफेशनल वाले बच्चों की अमेंडमेंट क्लास मेरे को डालनी थी, और दूसरा कल हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, तो अभी तक वो डाउन ही चल रही है। उस चक्कर में मैं थोड़ा ना सैड था, मतलब सही बताऊं दुख हो रहा था मुझे। बट कोई बात नहीं, आज से फाइनली आज हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रही हैं जी। अब ये स्टूडेंट दरबार का सीजन नंबर 3 है जी। मतलब स्टूडेंट दरबार के जो हमारे 2 सीजन हैं, ये लगा लो आपने उसको सुपर डुपर हिट की है, और उम्मीद करूंगा सीजन 3 जो है ना ये ब्लॉकबस्टर जाएगा। मतलब इसके अंदर थोड़ा मैं पैटर्न चेंज करूंगा। पैटर्न चेंज कैसे कि रिवीजन भी कराऊंगा और एमसीक्यूज भी इस बार जो करेंगे ना सर, मैं सही बता रहा हूँ अलग लेवल के करेंगे। मतलब इस लेवल के एमसीक्यूज करवा दूंगा ना, आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे आप वाकई कहोगे सर अब मजा आ रहा है एग्जाम देके। क्योंकि सर अब मैं ना वो एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, या वो एमसीक्यूज आपने करने भी नहीं है जो बहकाने वाले हैं। बहकाने वाले मतलब वो एक एक दो दो लाइन के, ना कि वो एग्जाम में इतने बनते तो है नहीं। जब एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज बनते हैं बच्चा कहता है भाई साहब पेपर कहाँ से आ गया। तो इस लेवल के हमें एमसीक्यूज करने हैं, मतलब ऐसे एमसीक्यूज करना है कि वाकई ना करके मजा आए और लगे कि अगर एग्जाम अब मुश्किल भी बनता है ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। और आप सब जानते हो टेक्स के एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। मतलब कहाँ पहले सर 18 से 20 पेज का पेपर आता था, अब वो 30-30 पेज का रहा है। मतलब एक बंडल पकड़ा रहे कि भाई बंडल ले ले, इतना भारी पेपर है, बच्चा देख के घबरा रहता है जी। तो सर उस लेवल की तैयारी करके चलनी है। अगर उस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, अगर मेरे साथ तैयार हो, तो फिर एक बार सारे फटाफट से लिख दो आज हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर। आग लगा देंगे सर, ध्यान रखना जून 22 में मैं सही कर रहा हूँ, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ड्रीम पूरा करेगा 90 प्लस का भी, और आपके रिजल्ट में पास लिखा हो। बस इस ड्रीम को लेकर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब रिवीजन क्लासेस हमारी कब कब होंगी, एमसीक्यूज हम कब कब करेंगे, थोड़ी सी मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ पहले 3-4 मिनट में। उसके बाद फिर फटाफट से अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से। उसके बाद में फिर हम करेंगे जीएसटी, जब पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा, और देन फिर कस्टम की बातें करेंगे। और जो बच्चे जीएसटी पहले करना चाहते हैं तो मैं दोबारा बोल दूं 35 क्लास जीएसटी की ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो आप डिटेल में देख सकते हो। बहुत डिटेल में रिवीजन मैंने करवाई है जी, ठीक है। और बाकी इनकम टैक्स आप मेरे साथ करते रहो जी, ठीक है। चलो और ये स्टार्ट करते हैं, इधर देखना ध्यान से अब। अच्छा नोट्स मैं एक बार आपको बता देता हूँ जी। जिस नोट से मैं रिवीजन कराऊंगा ना, ये वही समरी बुक है जो मैं टेलीग्राम पे पहले डाल चुका हूँ, बट हाँ उसमें अमेंडमेंट्स मैं डाल रहा हूँ जी। तो इस हफ्ते के अंदर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस हफ्ते के अंदर मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 जो हमें पहले करना है उसमें कोई चेंज इतना है नहीं, तो चैप्टर नंबर 1 के लिए वो सेम समरी बुक आप फॉलो कर सकते हो। चैप्टर 2 पे जब मैं आऊँगा तो मैं आपको नई समरी बुक दे दूंगा जी, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी की पूरी फैमिली के लिए, सिंगल पैसा आपको पे नहीं करना, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से जी। तो स्टूडेंट दरबार का सीजन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। स्टार्टिंग हम करेंगे इनकम टैक्स की रिवीजन से, और इनकम टैक्स में बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर सिर्फ इनकम टैक्स में ही लगता है कि बच्चा कह रहा है सर जीएसटी तो हो जाता है, इनकम टैक्स में दिक्कत आती है, मुझे उसका डर निकालना है जी। तो बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा दूंगा, डिटेल में रिवीजन करवा दूंगा। बस आपने एक बार पहले पढ़ा होना चाहिए जी। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, बट हाँ एक बार अगर आपने पहले पढ़ा है, सही तरह से पढ़ा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी जी, ठीक है जी। अच्छा हमारी क्लासेस जो होंगी ना वो हफ्ते में 4 दिन होंगी। अभी हफ्ते में 4 दिन होंगी, फिर वो डेली बेस पे होंगी, बट अभी हफ्ते में 4 दिन होंगी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को हम करेंगे एमसीक्यूज डे। लिख लो एक बार जी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम करेंगे रिवीजन शाम को 7 बजे। टाइमिंग अभी आपको शाम को 7 बजे ही रहेगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, टाइमिंग अभी आपकी शाम की 7 बजे ही रहेगी। जब भी मुझे 9 बजे टाइमिंग करनी होगी मैं आपको बता दूंगा, अभी शाम को 7 बजे है।
ठीक है। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको डेली शाम को 7 बजे बस यहाँ आके बैठना है। कभी मैं लाइव आऊँगा, कभी वो लाइव प्रीमियर चलेगा, बट आपने क्लास डेली बेस पे देखनी है। और जो बच्चा रूटीन तोड़ देगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। देखो फ्री में आपको मिल रहा है सर, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप दोनों मिलकर अगर मेहनत करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये मत सोचना कि सर पैसे ले नहीं रहे, फ्री में है तो कोई बात नहीं आराम से कर लेंगे, वो चीज़ मत करना सर। मैं जो क्वालिटी यहाँ पे दे दूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, आपको पैसे दे के भी नहीं मिलेगी। हम इतनी बढ़िया रिवीजन करेंगे, बस आपने डेली आके बैठना है बस, ठीक है जी। और संडे को हम करेंगे एमसीक्यूज, तो 3 दिन हम करेंगे रिवीजन, फिर संडे को हम करेंगे एमसीक्यूज। उसके बाद जाके फिर वो अप्रैल में मैं डेली क्लास लेनी स्टार्ट कर दूंगा, मई में डेली क्लास लेनी स्टार्ट कर दूंगा, बट थोड़े दिन स्टार्टिंग में आपकी 4 दिन चलेंगी और फिर आपके संडे को एमसीक्यूज होंगे जी, ठीक है। और जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं जी, उनकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी 27 मार्च को, मैंने उनको बता दिया था। अभी चलेगी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की, सीए इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस उनका भी सेम है, सीएमए इंटर वाले बच्चे भी देख ले, सिलेबस उनका भी सेम है। अब बार बार ना चैट बॉक्स में मत डालना कि सर सीए वाले देख सकते हैं, सीएमए वाले सभी देख सकते हैं सर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव फैमिली के बच्चे भी देख सकते हैं, सीए इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और सीएमए इंटर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस सेम है। रिवीजन करनी है, रिवीजन सबके लिए सेम होती है जी, ठीक है। चलो जी, इन्हीं बातों के साथ फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। माता रानी आशीर्वाद दे, अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखे, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग बनी रहे, आग लगा देंगे सर, ठीक है। आओ जी इधर देखो ध्यान से। अब चैप्टर नंबर 1 के हम रिवीजन करने जा रहे हैं जी। अब चैप्टर नंबर 1 ये आपके सामने है। एक बार नोट्स ये वाले टेलीग्राम चैनल पे हैं जी, टेलीग्राम पे जाओगे, सीए विवेक गाबा टैक्स लव करके है, वहाँ पे सर्च में लिख देना रिवाइज इनकम टैक्स हैंड रिटन बुक, रिवाइज इनकम टैक्स हैंड रिटन बुक, ये बुक आपकी आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है, तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ से कर लो। बाकी एक हफ्ते में नई बुक मैं डाल दूंगा, उसको फिर डाउनलोड कर लेना जी। स्टार्ट करें, पक्का पक्का तैयार हो? चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट नोट्स खोल के बैठ जाना जी। सारी रिवीजन करेंगे इस नोट से, या किसी भी टीचर के नोट्स हैं वो नोट्स खोल के बैठ जाओ। अब यहाँ पे देखते रहो जी। अब एक बार चेक करो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात तुम्हें एक बात बताओ जी। अब हमारे सिलेबस में जो भी टैक्स हैं, आप सब जानते हो हमारे सिलेबस में 2 तरह के टैक्स हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। अब मुझे फटाफट से बोल दो कि जो भी हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? सर ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा, फिर वो क्या बनेगा? डायरेक्ट टैक्स बनेगा। और ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर होगा, फिर वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स आप सब जानते हो कि इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अब एक बात मुझे बताना, अगर इंजेक्शन आपको लगा तो दर्द भी तो आपको होगा, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब जो इनकम कमाएगा वही इनकम टैक्स पे करेगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स में कवर हो गया। और जीएसटी में क्या होगा कि लगेगा किसी और पे और बर्डन किसकी और की जेब पर जाएगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और याद करो सर, क्लास में हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हल्दीराम, डोमिनोज, मतलब मैकडी, पिज्जा कहीं पर भी जाते हो तो जीएसटी उनके ऊपर लगता है, बट वो क्या करेंगे? कस्टमर की जेब में हाथ डालेंगे, फिर पैसा निकाल के गवर्नमेंट को पे करेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है जी, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? रिग्रेसिव नेचर का। एक बार ना चैट बॉक्स में लिखते रहना सर, सारे बड़े चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे। देखो डेली 1 घंटे की क्लास होगी, बस आपका ज़्यादा टाइम ही लूंगा, डेली 1 घंटा बस आके बैठ जाना। डेली का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, बस हफ्ते में 4 दिन ना 1 घंटा मेरे को दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं 1.5 घंटा मांग रहा, ना मैं 2 घंटे मांग रहा, इसी 1 घंटे में पूरा टैक्स मैं रिवाइज करवा दूंगा सर आने वाले 30 से 40 दिन के अंदर, और बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। बस आपने 1 घंटा के बैठना है जी, ठीक है। चलो अब मुझे फटाफट से बोलो कि डायरेक्ट टैक्स उसकी नेचर कैसी होती है? प्रोग्रेसिव। और आईडीटी की नेचर कैसी होगी? रिग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे इनकम कमाओगे वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव का मतलब क्या होगा कि भाई साहब जितना मर्जी गुड्स कंज्यूम कर लोगे, रेट आपका सेम रहेगा। और फिर मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो अमीरों और गरीबों में भेद करता है, मतलब अमीरों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, गरीबों को कम पे करना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीरों गरीबों के अंदर भेदभाव नहीं करता, वो कह रहा है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सेम रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने क्लास के अंदर की थी। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा होता है? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिखो, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीडीटी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सीबीआईसी होता है जी। अब सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? सीबीडीटी होती है जी। और इनडायरेक्ट टैक्स की ना सबसे बड़ी अथॉरिटी जीएसटी काउंसिल मत कहना जी। आप में से कई नालायक बच्चे हैं, उनसे आंसर पूछो, पता क्या बोलते हैं? जीएसटी काउंसिल। सर जीएसटी काउंसिल जो है वो तो जीएसटी में अमेंडमेंट्स लेके आने वाली है मेनली। हाँ, जीएसटी काउंसिल एक सबसे बड़ी बॉडी है, और जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, बट जीएसटी को गवर्न करने वाले कौन है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? वो सीबीआईसी है।
तो जब भी डिपार्टमेंट की बात होगी तो डिपार्टमेंट में जीएसटी काउंसिल नहीं आएगा, डिपार्टमेंट में कौन कवर होगा, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बस ये बात ध्यान दो जी, ये बात क्लियर है। उसके बाद याद करो, मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स में आपके प्रीवियस ईयर भी होते हैं, असेसमेंट ईयर भी होते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स का ना जो रिवेन्यू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और इन डायरेक्ट टैक्स का रिवेन्यू जो होगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, क्योंकि सीजीएसटी है उसका रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जो एसजीएसटी होगा उसका रिवेन्यू कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये बातें क्लियर है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हमने वहाँ पे स्टार्ट की थी। अब मुझे एक बार फटाफट से बोलो कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया, और इन डायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे, ये भी क्लियर हो गया। बट अगला क्वेश्चन आ रहा है कि टैक्स का मतलब क्या है। अब याद करो, मैंने क्लास के अंदर कहा था कि टैक्स जो है ना, मतलब टैक्स कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड टैक्सो है, टैक्स को वहां से इंसर्ट किया गया। और टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट होगी या ऑप्शनल होगी, कंपलसरी। और ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं किसी एक्ट के बेस पर या किसी लॉ के बेस पर। अब याद करो, इनकम टैक्स हम क्यों पे करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। हम जीएसटी क्यों पे करेंगे, क्योंकि वो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। हम कस्टम क्यों पे करेंगे, क्योंकि कस्टम एक्ट में है। मतलब कोई भी पेमेंट हम कंपलसरी कर रहे हैं किसी एक्ट के बेस पर, किसी लॉ के बेस पे, वो एक टैक्स में कवर होगी। बस ये बात ध्यान दो जी। तो एक बार चेक करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ टैक्स का मतलब क्या जी, एक टैक्स जो है वो लैटिन वर्ड टैक्सो से आया, मैंडेटरी पेमेंट है, आपको पे करनी पड़ेगी, और अंडर एन एक्ट मतलब किसी लॉ के बेस पे अगर आप पे करोगे तो वो एक टैक्स में कवर होगा। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, एक बात मुझे और बताना जी, अब अगर मान लो कोई भी टैक्स हमें लगाना है या कोई भी टैक्स हमें कलेक्ट करना है, तो क्या वो बिना एक्ट के लगेगा। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताओ जी, अगर मान लो कोई भी टैक्स मुझे लगाना है, कोई भी टैक्स मुझे लगाना है या कोई भी टैक्स मुझे कलेक्ट करना है, तो क्या वो बिना एक्ट के लगेगा। आंसर इज नो। याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि कोई भी टैक्स बिना एक्ट के नहीं लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा। यह बात लिखी थी आर्टिकल नंबर 265। जब मैं जीएसटी की रिवीजन कराऊंगा, या आप अगर जीएसटी की रिवीजन करोगे 35 जीएसटी की रिवीजन क्लास में से, उसमें एक चैप्टर अपने रिवाइज करेंगे जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 265, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 265 ये बात कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब वो ये बात कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा जब तक कोई एक्ट नहीं बनेगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अरे इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना है। आज जीएसटी के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, आज जीएसटी के लिए 35 एक्ट बने हैं जी। हेलो अंकल, सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो। सर एक तो ना विष्णु भगवान के अवतार बन के नहीं बैठना, मतलब कई नालायक बच्चे हैं ऐसे करके बैठ चुके हैं, हाँ अब तो डेली मजा आएगा भाई, ऐसे करके बैठेंगे बस भगवान, बस मस्त मस्त तरीके से बैठेंगे। नालायक सर सीधो के बैठो, चेयर पे बैठा करो फटाफट से। हाँ, और अगर मोबाइल पे भी क्लास देख रहे हो ना तो बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल टेढ़ो के नहीं बैठना बिल्कुल भी। अब मुझे फटाफट से बोलो जी। अब याद करो, आपको मैंने कहा कि जो आपका इनकम टैक्स है उसका तो एक एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट जो जीएसटी है उसके लिए कितने एक्ट पास हुए हैं, 35 एक्ट पास हुए हैं। कोई बताएगा 35 एक्ट कौन कौन से हैं। एक तो सीजीएसटी का हो गया, और बोलो, एक तो आईजीएसटी का हो गया, फिर यूटीजीएसटी का हो गया, और 31 आपके एसजीएसटी हैं। अब 31 एसजीएसटी कैसे हैं, वैसे आपके 28 स्टेट हैं, वैसे आपके 28 स्टेट हैं, बट 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसको जीएसटी में स्टेट मानते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी जिसको जीएसटी में स्टेट मानते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और जेएनके हो गया। दोबारा बोलो, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जेएनके हो गया, इनको जीएसटी में स्टेट मानते हैं, तो इन पर स्टेट एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब सोच के बोला, 28 तो हमारी स्टेट हैं, और 3 यूटी को भी स्टेट मानेंगे तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो 31 तो हमारे एसजीएसटी एक्ट बने हुए हैं, एक हमारा सीजीएसटी बना है, एक हमारा यूटीजीएसटी बना है, और एक हमारा बना है जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। मैं दोबारा बोलूंगा, कौन सा बना है, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। और टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं, तब कहीं जाके जीएसटी बना है। बस ये बात ध्यान दो जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आज इनकम टैक्स में सिंगल एक्ट है, जीएसटी में 35 एक्ट है, और कस्टम में 2 एक्ट है जी। अब क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा मुझे बताएगा कस्टम में 2 एक्ट कौन कौन से हैं। तो कस्टम एक्ट 19, बोलो कस्टम एक्ट 1962, और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि कस्टम के जो प्रोविजन है, कस्टम के प्रोविजन कहाँ पे लिखे हुए हैं, कस्टम एक्ट में लिखी है 1962 में। जो कस्टम के रेट्स होंगे वो सारे के सारे कस्टम टैरिफ एक्ट में होंगे 1975 में। तो मेनली बात बस ये निकल के आ रही है कि अगर हमें कोई भी टैक्स लगाना है या कोई भी टैक्स हमें कलेक्ट करना है ना, तो बिना टैक्स के ना तो वो लगेगा और ना ही वो कलेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल 265 में लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ जी। अब किसमें कितने एक्ट बने हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेसिक बातें अभी तक हमने रिवाइज की हैं कि भैया टैक्स 2 तरह के होते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, कौन सी नेचर होती है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर टैक्स का मीनिंग क्या होता है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद चेक करो सर, फिर टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई, टैक्स के नीड क्या क्या होती हैं।
तो भैया सिंपल सी बात है, टैक्स हम क्यों लेते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मिलिट्री हो गया, इनके लिए हम टैक्स की कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये डिफेंस हो गया और अदर ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, मतलब गवर्नमेंट के दूसरे ऑपरेशन जो है उसके लिए हम टैक्स की रिकवरी करते हैं। तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि हम जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उसकी नीड क्या, उसका पर्पस क्या है जी। ठीक है नी? अब सुनना ध्यान से रही, अब यहां से मेन हमारी अब रिवीजन स्टार्ट हो रही है जी। अब जितने बच्चे ना अभी भाग रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आप भाग रहे थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब यहाँ पे चुप करके बैठ जाओ जी। सिंगल बच्चा भी ना, सिंगल बच्चा भी, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं ना, बस मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले आधे पौने घंटे के अंदर बैठे रहेंगे, क्योंकि सर अब मेन रिवीजन स्टार्ट हो रही है। अभी तक बिल्कुल बेसिक बातें थी, अब उठ के मत भाग जाना जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब आपने इनकम टैक्स में एक सेक्शन 4 किया होगा जी। अब याद करो, सेक्शन 4 हमने क्लास में किसका किया था? सेक्शन नंबर 4 था चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स का मतलब यह है, पहली बात तो, कि ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन नहीं है। मतलब सेक्शन 4 ये बात कहता है कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही किस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा अगर वो सेक्शन 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि तेरे ऊपर ना इनकम टैक्स लगेगा ही तब जब सेक्शन 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि ये चैप्टर कब लगेगा, वो ये नहीं कह रहे कि सैलरी कब लगेगी, वो ये नहीं कह रहे हाउस प्रॉपर्टी कब लगेगा, वो ये कह रहे हैं कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल तब होगा जब सेक्शन 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अब सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ था, याद करो, क्लास में आपको मैंने बताया था सेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax is an SSC and chargeable to income tax at the rate or rate prescribed in the Finance Act for the relevant previous year। ये सारी की सारी बातें आपके सेक्शन नंबर 4 के अंदर लिखी हुई हैं। तो एक बच्चा ये बात कहता है, सर, मैंने कहा हाँ, कहता है सर आपको ना देखो लो कसम है माता रानी की, इस सेक्शन को ना बहुत आराम से करवाना, मतलब जल्दबाजी ना हो सर देखो आपके अंदर, बट हाँ रिवीजन कराओ, बट आराम से कराओ, और ये सेक्शन आराम से करवाना सर, क्योंकि ना इस सेक्शन में ना बड़ी दिक्कत आती है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हम गलती करके आते हैं सर, हम ना रट के जाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से करवाना। ओके, इधर देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान सुनना चाहिए। अब सेक्शन 4 का ना पहला वर्ड क्या कहता है? सेक्शन 4 का पहला वर्ड ये बात कहता है एवरी पर्सन। अब एवरी पर्सन से ही क्लियर हो रहा है कि सेक्शन 4 जो है ना, मतलब पहली बात इंडिविजुअल पे नहीं है, एचएफ पे नहीं है, कंपनी पे नहीं है, फर्म पे नहीं है, सभी पे एप्लीकेबल होगा। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया इनकम टैक्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है ना वो सिंगल पर्सन पे नहीं है, मतलब जितने भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर होंगे सब पे सेक्शन 4 लग जाएगा। अब एक बच्चा कहता है, कह रहा है एक बात बता रहे, ये सर ने बीच में बोला कि जो पर्सन की डेफिनेशन में कवर होंगे उस पे सेक्शन 4 लग जाएगा, तो ये पर्सन की डेफिनेशन में कौन से कवर होंगे ऐसा सर ने कब बताया था? याद करो सेक्शन 231। सर क्लास में सेक्शन 231 हमने किया था, 231 था पर्सन की डेफिनेशन का, और मुझे नहीं पता कितने बच्चे रेगुलर बैच के बैठे हैं और कितने बच्चे रिवीजन क्लास वाले बैठे हैं। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बोल दे कि सेक्शन 231 में पर्सन की जो डेफिनेशन थी क्या वो इंक्लूसिव थी, एग्जॉस्टिव थी? मतलब उसमें को ये क्लियर करो कि पर्सन इंक्लूड्स लिखा था या पर्सन मींस लिखा था। नालायक को थोड़ा बहुत याद कर लो। बच्चा कह रहा है आज मैं एक जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेर वाली माता दर्शन पाएंगे, एक बार याद करो, थोड़ा बहुत तो याद करो। पर्सन क्या लिखा था? पर्सन इंक्लूड्स। बहुत बढ़िया जी, मतलब वाकई मजा आ गया सर। पर्सन इंक्लूड्स, और पर्सन इंक्लूड्स में क्या कवर होंगे? इंडिविजुअल, एचईएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन की डेफिनेशन में कवर होंगे। तो सेक्शन 4 ये बात कहना चाह रहा है भैया कोई भी पर्सन हो ना, कोई भी पर्सन हो, उस पे इनकम टैक्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, बट हर पर्सन की कोई भी इनकम पे नहीं। वो कह रहे हैं एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। सर मैं यहां पे स्लो क्यों चल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सही ढंग से कर लोगे ना तो आने वाली जो रिवीजन होगी बहुत बढ़िया जाएगी। एक बार दोबारा बोलो, यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मींस क्या होता है? टोटल इनकम मींस जो भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम होती है उसमें से डिडक्शन माइनस करने के बाद की जो इनकम होगी वो टोटल इनकम निकल के आती है। और बस मेरे को इतना बता दो, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि अगर मैंने कहा कि ग्रोस टोटल इनकम, तो ग्रोस टोटल इनकम निकलती कैसे है जी?
एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बस लिख के बताते कि ग्रोस टोटल इनकम अगर मुझे निकालनी है तो ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलेगी सर? कैसे निकलती है? 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब अगर 5 हेड की इनकम में क्लबिंग जोड़ दूंगा और अगर लॉस माइनस कर दूंगा तो ग्रोस टोटल इनकम, अगर उसमें से मैं डिडक्शंस माइनस कर दूंगा ना, फिर मेरी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में, मैं दोबारा कहूंगा, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में, अब याद करो अभी मैंने रिवीजन क्लास के स्टार्टिंग के अंदर भी कहा था कि इनकम टैक्स में 2 ईयर होते हैं, प्रीवियस और असेसमेंट। अब प्रीवियस ईयर मींस क्या होता है? प्रीवियस ईयर मींस क्या? पिछला साल। सर जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं या जो मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे फटाफट से लिख के बता दो सर, प्रीवियस ईयर मींस क्या होता है? मतलब प्रीवियस ईयर मींस पिछला साल, या प्रीवियस ईयर मींस इनकम कमाने वाला साल? बहुत बढ़िया, मतलब प्रीवियस ईयर मींस होता है इनकम कमाने वाला साल। मतलब जिस भी साल में तुम इनकम कमाओगे ना उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि प्रीवियस ईयर जो होता है वो 12 महीने का भी हो सकता है और 12 से कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने इनकम कितने टाइम में कमाई है। और एक बात और बताना सर, प्रीवियस ईयर हम स्टार्ट कहां से करते हैं जी? प्रीवियस ईयर हम स्टार्ट कहां से करते हैं? प्रीवियस हम स्टार्ट करते हैं जब से आपने बिजनेस सेटअप किया। नहीं नहीं नहीं, कमेंसमेंट से नहीं सर, कमेंसमेंट से नहीं। मतलब कई बच्चे यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं। सामने, हाँ जी आपकी बात कर रहा हूँ। अरे भैया हाँ हाँ आपकी आपने कमेंसमेंट बोला है ना? नहीं बोला? अभी तो आपने बोला है। अच्छा सेटअप बोला, हाँ फिर सेटअप फिर ठीक बोला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार एग्जाम में ना 2 डेट दी होती हैं, कई बार एग्जाम में 2 डेट दी होती हैं, तो वो दोनों डेट हमारे काम की नहीं होती। जो सेटअप की डेट होगी वो हमारे काम की होगी। हाँ अगर कमेंसमेंट की डेट दी है, सेटअप नहीं दिया, तो फिर यही एज्यूम करेंगे कि जब हमने कमेंसमेंट किया वहीं से आपने सेटअप किया। बस इतनी सी बात ध्यान देना कि हमें जो प्रीवियस ईयर अपना स्टार्ट करना है ना, वो सेटअप से हम स्टार्ट करेंगे, कमेंसमेंट से नहीं करेंगे। और सेटअप की डेट से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपका साल होगा वो प्रीवियस ईयर होगा जी। अब एक बार दोबारा बोल देना, प्रीवियस ईयर मींस क्या हो गया? टैक्स देने वाला साल हो गया या इनकम कमाने वाला साल हो गया जी? जल्दी एक बार लिख के बताओ जी, प्रीवियस ईयर मींस क्या हो गया? टैक्स देने वाला साल या इनकम कमाने वाला साल? इनकम कमाने वाला साल। अब वो 12 महीने का भी होगा, 12 से कम भी होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम में इनकम कमाई है। और एक दिन का भी प्रीवियस हो सकता है सर। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि एक दिन का भी हो सकता है सर। इट मींस अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप 31 जनवरी को किया जी, हाँ जी हेलो इधर इधर, अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप 31 जनवरी को किया तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि 31 जनवरी से लेके 31 मार्च को किया। अगर आपने बिजनेस सेटअप 31 मार्च को किया तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च को ही वो खत्म होगा, तो सिंगल डे का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। बस ये बात ध्यान दो जी। ये बात क्लियर हो गई। तो गवर्नमेंट एक बार अब दोबारा बोलना, सेक्शन 4 पहले फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बोलो कि सेक्शन 4 किसका है सर? सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 यार, सेक्शन 4 हाँ सर सेक्शन 4 है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। उसके अंदर आपने कहा कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब पहली बात सेक्शन 4 जो है वो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सब पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। सब पर्सन की टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होगा। टोटल इनकम निकलती है ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन, और ग्रोस टोटल इनकम निकलती है 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस। और सर सब पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा, और टोटल इनकम भी प्रीवियस ईयर की। अब आपके 2 ईयर होते हैं, प्रीवियस और असेसमेंट। प्रीवियस ईयर मींस क्या होता है? पिछला साल नहीं, इनकम कमाने वाला साल। मे भी 12 महीने का होगा, 12 से कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने इनकम कितने टाइम में कमाई है। और प्रीवियस ईयर हमेशा जो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस सेटअप पीरियड से करेंगे, बिजनेस कमेंसमेंट से नहीं करेंगे। तो सेटअप से लेकर 31 मार्च तक जो हमारा साल होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। और उस इनकम पे जिस भी साल हम टैक्स पे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर बोलेंगे जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन उस टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी टोटल इनकम उस लिमिट से ऊपर होगी जहां तक इनकम टैक्स नहीं लगता। अब मुझे फटाफट से बोल दो, क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट है या नहीं है? जल्दी बोलो सर, क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट है या नहीं है? बिल्कुल है। याद करो मैंने कहा था क्लास के अंदर भी कहा कि इनकम टैक्स में ना 2 ऑप्शन है जी। इनकम टैक्स में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। एक बार दोबारा बोलो, इनकम टैक्स में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 1 तो क्या है? पुरानी स्कीम है। और ऑप्शन नंबर 2 में गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई थी, सेक्शन नंबर 115 बीएसी। तो सेक्शन नंबर 115 बीएसी जो है वो नई स्कीम का है, और आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो पुरानी स्कीम का है। और दोनों केस में गवर्नमेंट कह रही है एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग है। और मुझे फटाफट से बोल दो सी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं पुरानी स्कीम की बात करूंगा, हाँ जी इधर, अगर मैं पुरानी स्कीम की बात करूंगा तो पुरानी स्कीम में एग्जम्पशन लिमिट कौन कौन सी है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर मैं पुरानी स्कीम की बात करूंगा, ऑप्शन नंबर 1 की बात करूंगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में एग्जम्पशन लिमिट कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख।
एक बार दोबारा बोलो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। एक बार फिर बोलो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कर दी वही नालायकों वाली बात, कर दी वही नालायकों वाली बात। अच्छा कह रहा है यार लिमिट तो यही है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कहीं चेंज तो नहीं हो गई भाई? सर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चेंज नहीं हुई सर। आप ये कहो कि अगर पुरानी स्कीम है एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अच्छा हाँ हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आपने क्लास में कहा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट होगा तो उसमें तो हर केस में 2.5 लाख की होगी, और अगर कोई नॉन रेजिडेंट नहीं होगा, रेजिडेंट होगा, फिर उसमें 3 केस होंगे, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाले। सर मैं इसलिए कह रहा हूं आप एग्जाम में गलती मत करके जाना। इट मीन अगर कोई नॉन रेजिडेंट होगा तो एज मेरे किसी काम की नहीं होगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो एज मेरे किसी काम की नहीं है। चाहे वो नॉन रेजिडेंट 60 साल से कम है, चाहे 60 से ऊपर है, चाहे 80 साल से ऊपर होगा, तो भी लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी एनआर वाले केस में। रेजिडेंट वाले केस में 3 लिमिट एप्लीकेबल होंगी, 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की। अच्छा एक बात मेरे अब सोच के बताना जी, अब 2.5 लाख रुपए की लिमिट कब लगेगी? अगर एज आपकी 60 साल से कम है। 3 लाख रुपए की लिमिट कब लगेगी जी? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, 3 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल कब होगी? देखो यार, जो बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ना, जो बच्चा मेरे साथ खेलेगा, मैं सही बता रहा हूँ, आप देख लेना हर चैप्टर के बाद आपको ये लगेगा कि रिवीजन बहुत बढ़िया हो गई। बट अगर आप यहाँ पे लिखोगे ही नहीं, आपको ये लगेगा चल छोड़ ना यार, चलते हैं फिर कभी देख लेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ, 3 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल कब होगी? 3 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है कि अगर आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है, 80 साल से कम है। और 5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल कब होगी? 5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल तब होगी अगर आपकी एज 80 साल या उससे ऊपर की होगी और प्रभु इच्छा तक होगी। अब सोच के बोला, पहली कैटेगरी में 2.5 लाख रुपए, सेकंड कैटेगरी में 3 लाख रुपए की है, थर्ड कैटेगरी में 5 लाख रुपए। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आप 60 साल या उससे ऊपर हो जाते हो 3 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आप 80 साल या उससे ऊपर हो जाते हो तो 5 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आप 60 साल से कम हो फिर आपकी लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब मेरी क्लास का सिंगल बचा, जितने बच्चे भी रिवीजन क्लास के अंदर बैठे हैं, क्या आप ये बता सकते हो कि एज मुझे किस साल में चेक करनी होती है? मतलब एज मुझे जो चेक करनी है वो एज मैं किस साल में चेक करूंगा, प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? एक बार लिख के बताओ जी, एज मुझे किस साल में चेक करनी है? बोलो बोलो बोलो, एज मुझे किस साल में चेक करनी है, प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में? प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में। कई बच्चे बीच में हैं, एक आधा असेसमेंट ईयर लिखने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी असेसमेंट ईयर चैट बॉक्स में लिख दिया ना, जिसने भी असेसमेंट ईयर चैट बॉक्स में लिख दिया, मात्रा नहीं बड़े गंदे वाला पाप लगाएगी। असेस मत मत लिखो, मत छोड़ो, छोड़ो मत से नालायक। असेसमेंट ईयर नहीं लिखना सर। सर याद करो, मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 60 साल के हो जाओगे, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 80 साल के हो जाओगे, तब लिमिट आपकी वो वाली एप्लीकेबल होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि एज आपको असेसमेंट ईयर में चेक नहीं करनी। क्या कह रही हो? हाँ ये देखो, ये प्रिया, प्रिया कह रही है सर सुनो तो सही, सुनो तो सही भाई। सर टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में, तो एज तो हम प्रीवियस ईयर की क्यों चेक करेंगे, असेसमेंट ईयर चेक करेंगे ना। पूजा, इससे पता लगता है कि आपने पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा ना सर? मैं तो पहली बार देखने के लिए आई थी, मुझे मुझे किसी ने कहा था कि रिवीजन क्लास में ना सब कुछ समझ में आ जाता है, बट मेरे को इतना आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा नालायकों। जिसने भी कहा था उसको समझ में आ गया होगा, बट रिवीजन क्लास का मतलब रिवीजन है। हाँ, और मुझे फटाफट से बोलो, इतना थोड़ा बहुत अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी एज आप चेक करोगे वो प्रीवियस ईयर की चेक करोगे असेसमेंट, क्योंकि इनकम निकालनी है प्रीवियस ईयर की, तो एज भी फिर प्रीवियस ईयर की चेक होगी। और गवर्नमेंट कह रही है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, सर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, चाहे साल में, चाहे बीच में, चाहे एंडिंग में, कहीं पर भी अगर आप 60 साल के हो जाओगे तो पूरे साल के लिए लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी 3 लाख रुपए की। और अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 80 साल के हो जाओगे तो लिमिट आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी 80 साल वाली। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? अच्छा अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, इधर देखो ध्यान से, इधर 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 इधर। रोहित, अरे रोहित, अरे इधर देख ले रे भाई रे, अरे भाई रे 2 मिनट इधर देख ले रे भाई। रोहित इधर देख। हाँ रोहित, एक बात बताना भाई मेरे को, एक बात बताओ, मान लो, रोहित कह रहा बताएंगे सर बताएंगे, पूछो के पूछने लाग रहे। रोहित मैं ये पूछने लाग रहा कि मान लो ये आपका प्रीवियस ईयर है, लो जी ये मान लो आपका प्रीवियस ईयर है,
और ये आपका असेसमेंट ईयर है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर जो एप्लीकेबल है ना, वो अब 21 22 एप्लीकेबल है। मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर बता दिया था। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देख ली होगी। जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी, विनम्र निवेदन है कि वो यहाँ पे नहीं बैठे, क्योंकि मैं अगर अमेंडमेंट कराऊंगा तो मैं फास्ट में कराऊंगा, डिटेल में पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार पहले प्लीज आपने 1 से लेके 9 अमेंडमेंट क्लास, 1 से लेके 9 अमेंडमेंट क्लास मैंने डाल दिया इनकम टैक्स और जीएसटी की। पहले आपने वो देखनी है, उसके बाद फिर रिवीजन क्लास देखनी है। तो एक बार मुझे बताना जी, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर 21 22 है, असेसमेंट ईयर हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है 22 23। अब सोच के बताना जी, प्रीवियस ईयर में 21 22 है, असेसमेंट ईयर 22 23 है। अब सोच के बोलना, अगर मैं मान लो साल के स्टार्टिंग में, हेलो इधर इधर इधर, भिंडी कलर के बच्चा सामने इधर इधर, ओ हेलो बैंगनी इधर। अब एक बात बताओ जी, अगर मैं प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर 60 साल का हो गया तो पूरे साल की इनकम पे रेट कौन से लगेंगे? 60 साल वाले। अगर मैं बीच में यहाँ 59 का था, यहाँ पे 60 साल का हो गया तो रेट कौन से लगेंगे? 60 साल वाले। अगर मैं प्रीवियस ईयर के लास्ट में 60 साल का हुआ, मतलब पूरे साल में 59 का था, पूरे साल, मैं दोबारा कह रहा हूं पूरे साल में 59 का था और यहां पे मैं 60 साल का हो गया तो रेट कौन से लगेंगे? 60 साल वाले। बट अब मेन पॉइंट आ रहे जी, समझ गए समझ गए समझ गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हो, वही कहना चाह रहा हूं जो आपने समझा है। अगर मैं असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल को भी 60 साल का होता हूं, सर मेन पॉइंट बोलने जा रहा हूं जी, मेन पॉइंट बोलने जा रहा हूं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अगर मैं असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल को भी 60 साल का होता हूं तो वैसे तो मैं इस साल 60 साल का बनूंगा, बट गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हें इस साल ही 60 साल का मान लेंगे, मतलब 31 मार्च को ही ये मान लेंगे तुम 60 साल के हो चुके हो। अच्छा, नहीं सच्ची? एक बात मैंने सोच के बताओ सर, ये पॉइंट मैंने वो क्लास के अंदर बताया भी था और मैं दोबारा से आराम से करवा रहा हूं कि एक बार अच्छे से ये रिकॉल कर लो, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम के अंदर बनेगा, आप गलती करके आओगे जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये पॉइंट एग्जाम के अंदर बनेगा, आप गलती करके आओगे। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 60 साल के हो जाओगे, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 60 साल के हो जाओगे तो लिमिट आपकी 3 लाख रुपए की लगेगी, और असेसमेंट ईयर की सिर्फ 1 अप्रैल को जी। हेलो इधर 2 अप्रैल नहीं, मैंने क्या बोला? 2 अप्रैल बोला है, 3 अप्रैल 4 अप्रैल। बच्चा कह रहा सर ऐसा क्यों, मतलब 2 3 4 अप्रैल वाले क्यों कवर नहीं किए? गवर्नमेंट कह रही भाई साहब फिर तो हमें सारे कवर करने पड़ जाएंगे। चलो हाँ मान लिया 1 अप्रैल वाला बेचारा रो रहा होगा, सर एक दिन पहले पैदा हो जाता, काश, हे भगवान, हे भोलेनाथ, क्या आप मुझे एक दिन पहले पैदा नहीं कर सकते थे? अब भोलेनाथ कहते भाई मुझे क्या कह रहा है, अपने मम्मी पापा को बोलना, भाई मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन पहले पैदा कर देते। भाई अगर तू 1 अप्रैल को पैदा हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? बट हाँ हम तुझे बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर तू 1 अप्रैल को पैदा हुआ ना तो हम ये मान लेंगे 31 मार्च को ही तू 60 साल का हो गया था। बट वो केस तब एप्लीकेबल होगा अगर तुम 1 अप्रैल को 60 साल के हो रहे हो। तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को 60 साल का हो रहा है या 1 अप्रैल को 80 साल का हो रहा है ना, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो 31 मार्च को ही हो चुका है। तो उस केस में इस साल की इनकम पे जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 60 साल और 80 साल वाली होगी जी। और मुझे नहीं पता कितने बच्चे सामने इंटेलिजेंट बैठे हैं, आपको मैंने क्लास में एग्जांपल भी कराया था कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1942 है, याद करो, बोलो हाँ हाँ तो बोल दो। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1942 है तो 31 मार्च 2022 मतलब प्रीवियस ईयर 21 22 में उसकी एज मैं मानूंगा 80 साल की। वैसे वो इस साल 80 साल का नहीं होगा सर, मैं दोबारा कह रहा हूं, वैसे वो इस साल 80 साल का नहीं होगा, वैसे वो 1 अप्रैल 2022 को 80 साल का होगा, वैसे वो 22-23 में 80 साल का होगा। बट गवर्नमेंट कह रही है फिर भी हम तुझे 31 मार्च को ही 80 साल का मान के प्रीवियस ईयर 21 22 में 80 साल की लिमिट दे देंगे। और ऐसे ही अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1962 है, अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1962 है तो वैसे तुम 1 अप्रैल को तुम होते हो 60 साल के, बट हम तुम्हें 31 मार्च को ही 60 साल का मान लेंगे। बस ये बात ध्यान देना जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है, अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है तो भी हम 31 मार्च मानेंगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर जरूरी है जी। ठीक है, अब मुझे एक बार फटाफट से बोल दो, सेक्शन नंबर 4 अभी तक हम कर रहे हैं, पर्सन में सब लोग कवर होंगे वो देख लिया, टोटल इनकम का मतलब क्या है वो देख लिया, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख होती है, और एनआर के हर केस में आपकी 2.5 लाख रुपए की होती है, और एज हमें चेक कैसे करनी है वो सारी बातें हमने देख ली हैं। फिर प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी होगा, 12 से कम भी होगा, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस आपने सेटअप कब किया है। बिजनेस कमेंसमेंट हमारे किसी काम का नहीं है, बिजनेस सेटअप से हम स्टार्ट करेंगे, बस ये बात ध्यान देना।
असेसमेंट ईयर मीन जिस ईयर में के अंदर भी आप टैक्स पे करोगे उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। हमारे एग्जाम में अंदर प्रीवियस से रेलिवेंट है 21 22, असेसमेंट ईयर जो एप्लीकेबल होगा वो 22 23 होगा, ये बात ध्यान देना। अच्छा, उसके बाद अब निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर्सन की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अब बच्चा कहता है सर ये तो अभी आपने ऑप्शन 1 बताया ना। सर हमें याद आ रहा है कि आपने क्लास में ना एक सेक्शन और भी करवाया था, सेक्शन नंबर 115 बीएससी। और आपने ना पता है कि आपने क्लास में, सर याद करो आपको, जब हमने क्लास ली थी ना आपसे, तो आपने क्लास में हमें कहा था कि देख 2 गेट होते हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। अब गेट नंबर 1 भी बुलाएगा, गेट नंबर 1 भी बुलाएगा आजा, गेट नंबर 2 भी बुलाएगा आजा। अब इन दोनों में से किस गेट के पास जाना है वो डिपेंड करता है तेरे ऊपर। मतलब गवर्नमेंट ने गेट नंबर 1 कंपलसरी नहीं किया, गवर्नमेंट ने गेट नंबर 2 कंपलसरी नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा जहां तेरे लिए बेनिफिशियल होगा ना, तू गेट नंबर उसके पास जा। और वैसे मैंने कहा था कि गेट नंबर 2 को हम बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। सर गेट नंबर 2 को हम ऐसा ही नाम देते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। रीजन मिंग, क्योंकि अगर तुम गेट नंबर 2 में जाते हो तो बहुत सारे बेनिफिट तुम्हारे विड्रॉ हो जाते हैं और सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर तुम्हारी इनकम निकालेंगे। नो डाउट रेट ऑफ टैक्स कम एप्लीकेबल होते हैं, बट हाँ काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, और वहां पर भी लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की है, वहां पर भी लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की है। चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, हर केस में ऑप्शन 2 में जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 2.5 लाख रुपए की होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि 115 बीएससी, एक पर्सन की एज 80 साल की है, 115 बीएससी लिया तो भी लिमिट 2.5 लाख है। एक पर्सन की एज 60 साल की है, 115 बीएससी लिया तो भी लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। एक पर्सन की एज 60 साल से कम है, 115 बीएससी है तो भी लिमिट 2.5 लाख रुपए की। मतलब हर केस में लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी। तो चाहे ऑप्शन 1 की बात करूंगा, चाहे ऑप्शन 2 की बात करूंगा। फिर अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी ना, फिर तुम असेसी बन जाओगे। अब मुझे फटाफट से बोलना, अगर मैं असेसी बन जाऊंगा तो असेसी मीन्स क्या होता है? पहले मेरे को ये बताओ, क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो मुझे ये डिफाइन कर दे कि असेसी की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई थी? अभी पता लग जाएगा कौन बच्चे पढ़ के आए हैं जी। अब जितने बच्चे भी ना ये सोच के बैठे थे ना कि आज तो हम रिवीजन करेंगे, मैं दोबारा बोल दूं सर, रिवीजन आप तभी कर पाओगे अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो मुझे फटाफट से बोलो, असेसी की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी होगी क्लास में किस सेक्शन के अंदर थी? याद करो, सेक्शन 27 जो है ना उसमें असेसी की डेफिनेशन है। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लायबल है, अगर कोई पर्सन टैक्स पे करने के लायबल है या इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल है तो वो असेसी बन जाएगा। कुछ याद आ रहा है? याद करो, जब हमने सेक्शन 27 किया था उसमें असेसी को हमने डिफाइन किया था, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि असेसी हम उसको बोलेंगे जो भी पर्सन या तो वो टैक्स देने के लायबल होगा या इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल होगा तो वो असेसी बन जाएगा। चाहे वो इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, लेट फीस हो, चार्जेस हो, उसको हम असेसी बोलेंगे। और एक लाइन मैंने कही थी क्लास के अंदर जी कि सभी असेसी पर्सन तो होते हैं। सारे बच्चे बोलो जी, अब सभी असेसी पर्सन तो होते हैं। फिर बोलो, सभी असेसी पर्सन तो होते हैं। नालायक को ऐसे ऐसे करके बोलो, ऐसे ऐसे उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ। कई बच्चे तो मेरे को लग रहा है पढ़ रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे डर है उनका सिर यहां पे ना लग जाए। उठ के बैठ जाओ नालायक को, उठ के बैठ जाओ। 7:30 पौने 8 बजे आपकी हवा हवा होने लग गई है। हाँ, बच्चे कह रहे आप सीधे होके बैठ गए। सर अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं कहता कि अब लाइन बोलो मेरे साथ में कि सभी असेसी पर्सन तो होते हैं बट हर पर्सन असेसी की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। वही कवर होगा जिसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी या जो इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल होगा, वो सब असेसी में कवर हो जाएंगे। तो देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, तो असेसी बन जाऊंगा और असेसी बनने के बाद फिर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। किस रेट से? जो भी रेट आपके फाइनेंस एक्ट में होंगे और असेसमेंट प्रीवियस ईयर के लिए होंगे जी। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है वो भी हम देखने जा रहे हैं जी। डन है? बट उससे पहले एक बात मुझे बताओ जी, अब एक पर्सन की अगर मुझे टोटल इनकम निकालनी है तो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि टोटल इनकम जो होती है ना वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस होती है। इट मीन्स जब तक हम किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। और रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, जो हम अगला चैप्टर रिवाइज करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो सारी की सारी बातें उसमें करेंगे जी। डन है जी, पक्का पक्का। अब एक बार यहाँ पे चेक करो जी, पर्सन किसे कहते हैं? तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, वो सब लोग यहाँ पे कवर हो गए। बट हाँ एक बात ध्यान देना कि मुस्लिम फैमिली और क्रिश्चियन फैमिली एचएफ क्रिएट नहीं कर सकती जी। मतलब एचएफ जो है वो हिंदू फैमिली क्रिएट कर सकती है, जैन फैमिली क्रिएट कर सकती है, सिख फैमिली क्रिएट कर सकती है, बट मुस्लिम फैमिली और क्रिश्चियन फैमिली एचएफ क्रिएट नहीं कर सकती।
तो आपके एग्जाम में ना कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बन चुका है कि इनमें से कौन एचईएफ क्रिएट नहीं कर सकता, तो मुस्लिम फैमिली और क्रिश्चियन फैमिली एचईएफ क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद देखो एओपी मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल भी कवर होंगे, अदर देन इंडिविजुअल भी कवर होंगे, और बीओआई में ओनली इंडिविजुअल कवर होंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम से पता लग रहा है पर्सन की एसोसिएशन, दोबारा बोलो पर्सन की एसोसिएशन, और पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचईएफ कंपनी कोई भी, मतलब एओपी में इंडिविजुअल भी कवर होंगे, अदर देन इंडिविजुअल भी कवर होंगे, बीओआई में ओनली इंडिविजुअल कवर होंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी। उसके बाद देखो रही टोटल इनकम। अब टोटल इनकम का कैसे निकलती है आपको मैंने बता दिया, टोटल इनकम से निकलती है 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग माइनस में लॉस, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से अगर आप डिडक्शंस माइनस कर दोगे तो आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। डन है, बस 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 बस, शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया जी। अरे भाई रे इधर देख ले एक मिनट भाई, प्रीवियस ईयर देख लो जी, यहाँ पे क्या है जी, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर मींस असेसमेंट ईयर से पिछला साल, और जिस भी साल में तुम इनकम कमाओगे वो साल क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर। मैंने बता दिया 12 महीने का भी होगा, 12 से कम भी होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कब किया। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलेगा, और हमारे एग्जाम के लिए जिनके एग्जाम भी मई 22 में है, जून 22 में है, उनके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है, फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है। तो जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिए, अगर आपने प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग ली थी तो अपने फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ा होगा, फाइनेंस एक्ट 21 की सारी अमेंडमेंट्स मैं करवा चुका हूं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं बस। ठीक है जी, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो जी एग्जाम्पशन लिमिट अब कितनी आ रही है जी। अब एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे चेक करो, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, एजेपी वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट वही 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स है। फिर इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर होगी, 5 लाख तक होगी तो 5% टैक्स पे कर रहे हैं। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है तो 20% पे कर रहे हैं। अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% टैक्स पे करना है जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी टैक्स रेट में चेंज नहीं है जी। जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी है, चैप्टर 1 में सिंगल चेंज भी नहीं है, बस एक चेंज है कंपनी की टैक्सेशन में, और उसमें भी क्या चेंज है कि कंपनी के जब 25% और 30% रेट निकालते थे, उसमें भी तक प्रीवियस 18-19 चेक करते थे, वो 19-20 चेक करेंगे। याद करो, डोमेस्टिक कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी में मैं कराऊंगा, यहां पर भी कराऊंगा, बट सिर्फ एक चेंज है पूरे चैप्टर में, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। तो टैक्स रेट में सिंगल चेंज नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा वही सेम आज भी है जी। उसके बाद देखो जी, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 60 ईयर और मोर, क्या लिखा है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 60 साल के हो जाओगे तो लिमिट आपकी 3 लाख तक नील है। 3 लाख से अगर ऊपर इनकम है 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से ऊपर इनकम है 10 लाख तक है तो 20%, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% एप्लीकेबल होगा। और हाँ, अगर आप सुपरमैन कह रहा हूँ, सुपरमैन नहीं, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो, या आपकी एज प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम 80 साल या क्रॉस कर जाती है, तो लिमिट आपकी 5 लाख रुपए की है। फिर इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है तो 20% है, और अगर इनकम 10 लाख से भी ऊपर होगी तो डायरेक्ट जो होगा फिर वो 30% एप्लीकेबल हो जाएगा। डन है, पक्का पक्का जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रेट ऑफ टैक्स मैंने आपको बता दी है जी। उसके बाद देखो एचईएफ वाले केस में जी, एचईएफ वाले केस में आप सब जानते हो, एचईएफ वाले केस में टैक्स रेट होते हैं वही इंडिविजुअल वाले जो लेस देन 60 में होते हैं। देखो एचईएफ, अगर कोई एचईएफ है तो 2.5 लाख तक टैक्स नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है, अगर 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक है तो 20% है, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है उस केस में 30% है, उस केस में 30% है। ठीक है, अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, अब ये तो हमारा हो गया टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या निकल के आ रहा है, 5, 20, 30। अच्छा, आप मुझे आंसर दोगे, आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो आप मुझे टैक्स निकाल के बताओगे? एक बात बताऊं, एक बात बताऊं? हाँ तो बोल दो, हाँ बताऊं। अभी देखना, मैं टैक्स निकालना दूंगा, मैं सारे नहीं कह रहा, बट 2 से 3% बच्चे ऐसे होंगे जो टैक्स भी गलत निकालेंगे। और बच्चे कहते हैं सर, बच्चे देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर, मैं क्यों दिखाना चाहता हूं कि आपको आपकी वीकनेस पता लगे। आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है ना, मेरे बात पे विश्वास नहीं है ना? नहीं, आपको क्या लग रहा है, अरे सर कैसी बेकार की बातें करो, टैक्स नहीं निकालना आता हमें। सर इतने भी हम नालायक नहीं है, अब हमें नालायक बोलते हो, बट इतने नालायक नहीं है हम। आप क्वेश्चन तो हम टैक्स निकाल के बताएंगे। अच्छा चलो जी, मान लो एक टैक्स निकालने के लिए दे रहा हूं जी, मिस्टर एक्स है, मान लो मिस्टर एक्स है, उसकी एज है 60 साल, इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी इनकम जो है ना, उसकी इनकम जो है फॉर एग्जांपल 14,50,000 रुपए की है। अब अगर इनकम 14,50,000 रुपए की है
रेजिडेंट है, एज 60 साल की है, इसका फाइनल टैक्स इंक्लूडिंग सेस, पता ना सब 4% सेस जोड़ते हैं, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि पता होगा कि जब भी हम टैक्स निकालते हैं 4% सेस जोड़ते हैं, तो सेस ऐड करने के बाद टैक्स कितना आएगा? क्या कह रहे हो? रिबेट माइनस करनी है या नहीं करनी? रिबेट माइनस करनी है नहीं करनी, ये पूछ रहे हो ना? मुझे गुस्सा मच रहा, अगर मैं गुस्सा आ गया ना सर, मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। मैं सिर्फ नहीं, मजाक नहीं, मैं कूद के जान दे दूंगा। नालायकों, रिबेट कब मिलती है? अगर इनकम 5 लाख तक हो। इनकम कितनी है? 14,50,000। मतलब ना तो यहाँ सरचार्ज है और ना ही यहाँ पे कोई रिबेट है, सिर्फ टैक्स आएगा और टैक्स में 4% सेस जोड़ो जी फटाफट से। जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी कितना टैक्स निकल के आ रहा है इंक्लूडिंग सेस। बहुत बढ़िया जी, काफी सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया जी, काफी सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कई बच्चे गलती करने स्टार्ट कर चुके हैं जी, कई बच्चे गलती करने स्टार्ट कर चुके हैं। कितना आंसर आएगा जी? कितना? 2 लाख, 4.5 लाख का 30%, ठीक है ठीक है ठीक है। कितना? 2,57,400 यार है, 257,400। बोलो भाई कितना? 2,54,800 यार है टैक्स, जिसका ये आंसर है 2,57,400 जी। मेरे को लग रहा है ये वाले बच्चे सही हैं। देखो कई बच्चे हैं ये नालायक बच्चे हैं। सर एज आपकी 60 साल है, मैंने अभी भी कहा कि जैसे ही एज आपकी 60 साल की होगी लिमिट आपकी 3 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी। अब जिन बच्चों का टैक्स अभी भी गलत आ रहा है, बच्चा कह रहा है किसी का गलत नहीं है सर, किसी का गलत नहीं है मुझे पता कई बच्चों को गलत है, उन्होंने मुझे बताया नहीं है। मान लो आप मेरी बात, हंस रहे हैं वो बच्चे, कह रहे हैं हाँ गलत था हमारा। एक बात मुझे बताओ यार, अब एज आपकी 60 साल है, लिमिट आपकी 3 लाख रुपए की है, इनकम 14,50,000 रुपए की है, तो अगर इनकम 14,50 की है तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है जी? अब अगर इनकम 14,50 के तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है? 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उसका तो 30%, तो 4.5 लाख रुपए का अगर मैं 30% निकालूंगा तो टैक्स मेरा आएगा 1,35,000 रुपए, ये मेरा टैक्स आएगा। अब इनकम कितनी बची? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख तक 1,12,500 नहीं है सर, 1,12,500 तब है जब एज आपकी 60 साल से कम होती है। इस केस में अगर इनकम 10 लाख रुपए है तो टैक्स आएगा 1,10,000 रुपए। अच्छा सर यही गलती हो गई यार, यही गलती हो गई। देखो एक बच्चा कह रहा है सर 1,10,000 कैसे आएगा, ये तो बता दो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ नालायक, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो एक बात मुझे बताओ, अगर इनकम 10 लाख रुपए की है तो 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 5 लाख। 5 लाख से कितनी ऊपर है? 5 लाख है ना, जितनी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी उसका 20%, तो 1 लाख रुपए तो ये बनेगा। फिर इनकम रह गई 5 लाख, उसमें 3 लाख तो एग्जम्प्ट है। अब अगर 3 लाख एग्जम्प्ट है तो 2 लाख रुपए का 5% कितना होगा? 10,000 रुपए, तो 1,10,000 ही तो बनेगा। तो 1,10 प्लस में 1,35, 2,45,000। इसमें अगर 4% आप सेस जोड़ोगे तो टैक्स 2,54,800 ये निकल के आएगा जी। उम्मीद करूंगा 99% बच्चों को सही होगा, बट जिन 1% बच्चों को गलत है, जिन 1% का, बुरा नहीं मानना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप क्लियर करो कि गलती हुई क्यों है जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल कर कि इस तरह से हम टैक्स निकालते हैं। स्लैब रेट आपको पता है, उसमें आप टैक्स निकालोगे और 4% सेस जोड़ोगे, फिर जो फाइनल आंसर होगा वो आप पे कर दोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब जो मुझे मेन बात करानी है ना, जिसके अगली क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो है सरचार्ज वाले। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना बच्चों को सरचार्ज में आ रही है सर, मैं सही बता रहा हूं सर, आपको पता क्या लग रहा है सर इसमें है क्या? सर इसमें है क्या? सरचार्ज सेम ही तो है भाई। सरचार्ज क्या है? 10%, 15%, 25% और 37%। नहीं सर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम पता कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है, आपको यह पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम पे हाईएस्ट 15% लगता है। और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में मिक्स होके बनेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 10% बच्चा ही सही कर पाएगा, 90% गलती करके आएगा। नहीं हो रहा ना मेरी बात पे विश्वास? आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, आज तो अभी मैं सरचार्ज के रेट बता दूंगा, सरचार्ज के रेट बता दूंगा, एमआर निकालना सिखा दूंगा, रिबेट बता दूंगा, बट जो सरचार्ज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें आप गलती करोगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और गलती से भी भूल के भी नेक्स्ट क्लास मिस मत कर देना सर, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं दिखा दूंगा आपके जून या दिसंबर 22 के अंदर ये क्वेश्चन पक्का बना होगा जी।
और कोई बड़ी बात नहीं वो जून के अंदर बन जाए। और ना आपके तोते उड़ के फिर आप मुझे बोल देना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे। आपको लग रहा है सर, आपको लग रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा हर बच्चा गलती करेगा अगली क्लास के अंदर जी। चलो वो मैटर नेक्स्ट क्लास के बाद एक बार फटाफट से रिवीजन करा दो जी। सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा? अब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है अमीरों पर। अमीर कौन होता है? जिसकी इनकम 50 लाख तक है वो अमीर नहीं होता। जिसकी इनकम पूरे साल की 50 लाख से ऊपर होगी, गवर्नमेंट करी वो अमीर है। अब अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट करी भाई साहब वो अमीर बन जाएगा। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ तक। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है और आपकी 2 करोड़ रुपए तक है तो 15% है। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो फिर 25% है। अगर इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर होगी तो 37% सरचार्ज होगा। मतलब या तो हमें सरचार्ज एप्लीकेबल करना 10 या 15 या 25 या 37, वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। 50 लाख तक की टोटल इनकम पे कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक इधर आ, इधर आ। मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट से बोला गवर्नमेंट ने कहा हाँ हाँ। मैं कहा गवर्नमेंट एक बात बताओ भाई, ये जो आपने 4 सरचार्ज बताए हैं तो क्या ये हर इनकम पे एप्लीकेबल है? गवर्नमेंट कह रही भाई पागल है के? मैं कहा पागल है के मतलब? कह रही एक बात बता, तूने क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई 3 इनकम ऐसी हुए हैं कि 3 इनकम में ये सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैंने कहा मतलब उस 3 इनकम पे सरचार्ज ही एप्लीकेबल नहीं होता? गवर्नमेंट कह रही भाई ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जो 25% वाला और 37% वाला रेट है वो रेट 3 इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता। मैं कह रही वो 3 इनकम कौन कौन सी हैं एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सारे बच्चे एक बार तो पहले पढ़कर आए हैं ना? हाँ तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि ऐसी 3 इनकम कौन कौन सी हैं। ऐसी 3 इनकम कौन कौन सी हैं? ऐसी 3 इनकम कौन कौन सी हैं कि जहां पे 25% और 37% सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता? बताओ जी ऐसी 3 इनकम कौन कौन सी हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। कई बच्चे लगे पड़े हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड की इनकम। फिर कई बच्चे लगे पड़े नहीं 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 सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाले और डिविडेंड की इनकम। और कई बच्चे लगे पड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले। ये रटने वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे कवर नहीं होते। नहीं 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 सर, कई बच्चों ने गलत लिखा है, मान लो मेरी बात। मैं दोबारा कह रहा हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे नहीं। गवर्नमेंट करिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले। 112A में कौन से कवर होते हैं? अब ये कैपिटल गेन में रिवाइज करेंगे, याद करो शेयर्स वाले, जो शेयर्स वाले गेन होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में वो कवर होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बनने वाले और डिविडेंड की इनकम, इन 3 इनकम पर सरचार्ज हाईएस्ट एप्लीकेबल होगा 15%, उससे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बच्चा कह रहा है इसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है फिर? भाई जब हमें दिया होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हम 15% हाईएस्ट लगा देंगे और बाकी इनकम में 37% तक जाएंगे। यही तो बच्चे गलती करते हैं, क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं, उनको लगता है कि ऐसे ही होता है बस 15। कई बच्चों सर मैं सही बता रहा हूँ, कई बच्चों ने सिर्फ रेट याद किया, सिर्फ रेट याद किए हुए हैं। और मैं सही बता रहा हूं सर, आपको मैं आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन दूंगा, आप फिर गलती करके आओगे, आपको सर ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो सर भूल के कल की क्लास, कल का मतलब नेक्स्ट रिवीजन क्लास मिस मत कर देना। अच्छा कल संडे है, कल एमसीक्यूज नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि अभी तो आज हमारी पहली रिवीजन क्लास है ना, अगले संडे से एमसीक्यूज करेंगे जी, अगले संडे से एमसीक्यूज करेंगे। और वैसे ट्यूसडे रिवीजन क्लास है, बट अगर मैं थोड़ा सा फ्री रहा तो मैं मंडे को भी डाल दूंगा। कमिटमेंट नहीं करा, ट्यूसडे तो आनी आनी है, अगर थोड़ा सा फ्री रहा तो मैं मंडे को भी बना के डाल दूंगा। तो आप टेंशन मत लेना सर, रिवीजन पूरी 100% कराऊंगा, टाइमली कराऊंगा और बहुत बढ़िया कराऊंगा, मेरे पर विश्वास करके चलो बस। मैं जल्दबाजी में करवा नहीं सकता सर कि मैं आपके तोते उड़ा दूं आपको पता ही नहीं लगे, वो चीज़ मेरे बस का नहीं है, ठीक है नी? तो प्लीज अब मेरे को पहले इतना बताओ कि वैसे चार सरचार्ज हैं 10%, 15%, 25 और 37%, बट गवर्नमेंट कह रही है कि जो 25 और 37% वाला है ना वो 3 इनकम एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम। 5 बार बोलना, 5 बार, सारे बड़े चैट बॉक्स में लिखें जी कौन कौन सी इनकम है। मेरी तरफ मत देखो नालायको, लिखो थोड़ा बहुत ना, मैसेज टाइप भी करो, उसको लिखो क्या। हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम। दोबारा बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
111 है और डिविडेंड की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, डिविडेंड की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, डिविडेंड की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, डिविडेंड की इनकम। ये तीन इनकम ऐसी हैं जहां पे 25% और 37% वाला सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। इनको छोड़ के जो भी इनकम होगी ना 37% तक सरचार्ज है। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये इनहेंस सरचार्ज, मतलब इनहेंस का मतलब 25 और 37% एज द केस में बी इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट लेविड फ्रॉम द इनकम चार्जेबल टू टैक्स ए डिविडेंड इनकम। उसके बाद जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, और ये 115 AD ना यहां से हटा देना, 115 AD यहां से हटा देना। बस तीन इनकम हमें याद करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 और डिविडेंड की इनकम। इन तीन इनकम पे हाईएस्ट 15% एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ये बात क्लियर है जी। अब एक बात बताना जी, आपको ना मैंने क्लास में भी एक बात बोली थी, अमन झा साहब, ओए संतोष, इधर 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 संतोष है, इधर देखो। हाँ संतोष एक बात बताओ, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जहां पे सरचार्ज होते हैं ना तो कई बार हार्डशिप होती है। कम से कम हाँ तो बोल दो कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था ऐसा। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जहां पे सरचार्ज होता है वहां पे हार्डशिप होती है, और जहां पे हार्डशिप होती है वहां पे गवर्नमेंट कहती है कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे MR का, मार्जिनल रिलीफ। अब कई बच्चों को MR निकालने के अंदर भी दिक्कत आती है, कई बच्चों को MR निकालने के अंदर भी दिक्कत आती है, तो मैं इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि सर मेरे को पता है कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कत मैं सही कर दूंगा, ठीक है। बट अभी पहले सुन लो कि MR होता क्या है। MR ये होता है, जैसे मान लो इनकम आपको दी हुई है 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अब अगर इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है तो आपने क्या किया, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाला, फिर जैसे इनकम 1 करोड़ से ऊपर गई 15% सरचार्ज, फिर टैक्स प्लस में सरचार्ज। याद करो फिर मैंने क्लास में कहा था कि कंपैरिजन करो कि अगर इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता। नहीं याद आ रहा जी, अगर इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता, तो फिर कंपैरिजन करते थे 1 करोड़ पे टैक्स निकाला, फिर 1 करोड़ पे सरचार्ज, फिर चेक करते थे टैक्स का इंक्रीमेंट कितना है, और फिर मैंने क्लास में कहा था कि अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा उस केस में MR मिलेगा, नहीं तो MR नहीं मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखना, क्योंकि MR निकालने के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। और निकालना बिल्कुल सिंपल है, जैसे इनकम अगर 50 लाख से ऊपर दी है तो जो इनकम दी है पहले उस पर टैक्स निकाल लो, फिर एज्यूम करो कि अगर इनकम 50 लाख होती तो टैक्स कितना होता, फिर टैक्स का इंक्रीमेंट देख लो, इनकम इंक्रीमेंट देख लो, तो अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा है उस केस में MR मिलता है, नहीं तो MR नहीं मिलता। तो देखो जी, एक ये MR वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर सरचार्ज लगने की वजह से, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जहां जहां सरचार्ज है वहां वहां MR है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जहां जहां सरचार्ज है वहां वहां MR है, मैंने ये कहा है कि सरचार्ज लगने की वजह से अगर हार्डशिप होगी उस केस में MR मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो उसके बाद देखो 4% सेस एप्लीकेबल होगा, ये आपके सेस एप्लीकेबल होगा जी। अब यहाँ पे बात आ रही है रिबेट की जी। अब एक सेक्शन आपने कहा था 87A रिबेट वाला, क्या कोई क्लास के अंदर बच्चा बता सकता है, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जा चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा जोश होता है ना, फिर उनको लगता है भाई विवेक सर ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, अपने डेली बेस पे आएंगे, यूट्यूब पे क्लास रहेगी, कभी भी देख लेंगे। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देख जरूर लेना, चाहे बाद में कभी, बट देख जरूर लेना, मेहनत को ना वेस्ट मत करना। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जब क्लास खत्म होगी लाइक जरूर करना, अगर अच्छी लगे, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, वो आपकी मर्जी है, बट मेहनत को अप्रिशिएट करना, और कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ये मत लिखना क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन की कमिटमेंट मैंने कर दी है, उसकी आप टेंशन मत लेना, बाकी और कोई इंप्रूवमेंट तो मुझे बताना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक बार चेक करते हैं रिबेट की बात। अब याद करो रिबेट कहाँ पे होती है, रिबेट 87 के अंदर होती है। अब रिबेट आपको ना कब मिलती है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन है कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, तीसरी कंडीशन टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। दोबारा बोलो, इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। एक बार फिर बोलो, इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी। तो रिबेट नॉर्मली कितने की मिलती है, जो भी तुम्हारा टैक्स बनेगा या तो टैक्स या 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। तो आपके एग्जाम में ना कई क्वेश्चन रिबेट वाले ही बनते हैं सर, इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा रिवीजन क्लास के अंदर ही।
इसके भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन क्लास के अंदर ही, बट ये बात ध्यान देना कि अभी के लिए इतनी बात ध्यान देना कि इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया इनकम 5 लाख तक होगी, तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो 12,500 रुपए तक की आपको रिबेट मिल जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। बट एक बात मैंने क्लास के अंदर और भी कही थी कि जो सेक्शन 112A होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, उसके टैक्स में से आपको रिबेट नहीं मिलती, कैजुअल इनकम में से रिबेट मिल जाती है जी। मुझे समझ नहीं आती, आप में से कई नालायक बच्चे अभी होंगे, पता क्या, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि लॉटरी की इनकम में से रिबेट मिलती है, एक बार बताना चाहिए। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, अगर लॉटरी की इनकम है तो क्या उसमें से रिबेट मिलती है? ये देख लो, सारे बच्चे देख लो जी, आधे बच्चे कह रहे नहीं मिलती, ये सब नालायक बच्चे हैं, और फिर कहते हैं एग्जाम क्रैक नहीं होते। सर लो में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, चाहे लॉटरी की इनकम हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले हो, चाहे शॉर्ट टर्म कोई भी इनकम होगी ना, सब में से रिबेट मिलेगी, सिर्फ 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स छोड़ के। और मैंने क्लास के अंदर कहा भी था सर ये गलती मत कर क्या ना, कि अगर मेरी कैजुअल इनकम, अगर मेरी लॉटरी की इनकम 5 लाख तक है तो उसमें से भी रिबेट मिलेगी। 87A में कहीं नहीं लिखा कि रिबेट कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती, कैजुअल इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती, कैजुअल इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती, लॉस आपके सेट ऑफ नहीं होते, बट रिबेट आपको मिल जाती है, ये बात ध्यान दें। तो देखो जी, अगर आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगी। कितनी रिबेट मिलेगी? जितना आपका टैक्स बनेगा या तो वो, या 12,500 रुपये, विच एवर इज लेस, आपको इतने की रिबेट मिलेगी। और रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम ऑल्सो। बट हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का जो टैक्स होगा उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान। ठीक है, तो मुझे एक बार फटाफट से बोल दो, आज की क्लास में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया जी, बस आज हम यहीं पे बैकअप करेंगे जी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 हम 2-3 लेक्चर लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है सर, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं रिवीजन भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन कौन कौन से कराऊंगा? सरचार्ज वाला, और सरचार्ज वाला नॉर्मल नहीं, अगर स्पेशल इनकम भी आएंगी तो कैसे निकालते हैं, MR निकालना सिखाऊंगा, रिबेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगली क्लास ना भूल के मिस मत कर देना जी, ठीक है। बट अगली क्लास समझ में तब आएगी जब आपने आज वाली क्लास देखी होगी जी, ठीक है। तो एक बार फटाफट जी, लास्ट के 5 मिनट में कंप्लीट 1 घंटे में जो हमने किया फटाफट से रिवीजन करा दो जी। सर आज हमने ना अपना स्टार्ट किया रिवीजन, हमने स्टार्ट किया इनकम टैक्स की। तो सबसे पहले हमने कहा कि 2 तरह के टैक्स होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पे होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स बनेगा। अगर बर्डन दूसरे पर्सन पे होगा, मतलब अगर हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा। फिर डायरेक्ट टैक्स होता है सर प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। और सर डायरेक्ट टैक्स का जो होता है ना, वो मतलब उसमें ना डिपार्टमेंट होता है CBDT, और जो इन डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट होगा उसका डिपार्टमेंट होगा CBIC। और सर डायरेक्ट टैक्स में ना 2 साल होते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, और IDT में ऐसा कुछ नहीं होता, IDT में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद सर डायरेक्ट टैक्स जैसे जैसे इनकम कमाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। और इन डायरेक्ट टैक्स जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्स होता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको देना पड़ता है। उसके बाद सर फिर ये करने के बाद ना फिर आपने हमें बताया टैक्स क्या होता है। तो सर टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्स है उससे आया था, और एक कंपलसरी पेमेंट है जो किसी एक्ट के बेस पे पे करनी पड़ती है, उसको हम टैक्स बोलते हैं। और अगर कोई टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है बिना एक्ट के हम लगा नहीं पाएंगे, आर्टिकल 265। सर ऐसे इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, सर GST के लिए 35 एक्ट बने हैं। 35 हैं नहीं सर, 35 हम बताएं कौन कौन से हैं। CGST एक हो गया, IGST एक हो गया, UTGST एक हो गया, और 31 SGST एक्ट हो गए। अच्छा, कस्टम में भी एक एक्ट है? नहीं सर, कस्टम में 2 हैं, कस्टम एक्ट 1962 जिसमें प्रोविजन है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 उसमें रेट है। यार कमाल हो गए, तो आपको सारा कुछ याद है। सर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ना हम आपको और भी रिवीजन कराएंगे। मैं कहा बताओ चलो और क्या रिवीजन कराओगे? सर फिर आपने हमें बताया चार्जिंग सेक्शन। अब आपने कहा सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का। सर वो हर पर्सन पे लगता है, हर पर्सन की टोटल इनकम पे लगता है। और टोटल इनकम पता कैसे निकालते हैं? ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन। सर हम बताएं ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस GTI माइनस में डिडक्शन, टोटल इनकम आ गई। और अगर ये टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की, अपना राहुल ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? सर ये प्रीवियस ईयर मतलब होता है पिछला साल नहीं, जिस भी साल इनकम कमाएंगे वो प्रीवियस ईयर बनेगा। 12 महीने का भी होगा, 12 से कम भी होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कब किया है। तो जब भी आपने बिजनेस सेटअप किया होगा वहां से लेकर 31 मार्च तक होगा सर। और असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, और जिस भी साल हम टैक्स पे करेंगे उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं।
और सर फिर अगर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है ना, अब एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है, वो दो केस होंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में दो केस होंगे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के हर केस में 2.5 लाख की होती है, रेजिडेंट वाले केस में 2.5 लाख की, 3 लाख की और 5 लाख की होती है। सर फिर ना ये 3 लाख की और 5 लाख की पता कब होती है, अगर एज 60 साल है उससे ऊपर हो या 80 साल है उससे ऊपर हो। और सर एज अब चेक करनी होती है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम। अगर मैं 60 साल का हो जाऊंगा या 80 साल का हो जाऊंगा तो फिर लिमिट मेरी 3 लाख और 5 लाख की लग जाएगी। सर एक आपने कॉन्सेप्ट और भी कहा कि अगर मैं असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल को भी 60 साल का हो रहा हूं, अगर मैं असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल को भी 80 साल का हो रहा हूं तो 31 मार्च को ही एज्यूम कर लेंगे और लिमिट में 60 साल और 80 साल की ले जाऊंगा। और सर एक बात और सुनना, इधर आओ सर, इधर आओ ना, मैं हम आपको समझा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। सर एक बात और ध्यान देना, एनआर वाले केस में हर केस में 2.5 लाख की लिमिट होती है, और ऑप्शन 2 115 बीएससी में भी 2.5 लाख की लिमिट होती है, चाहे अब कोई भी हो। अच्छा, और विवेक सर ने क्या रिवाइज कराया है, और विवेक सर ने फिर हाँ सर एक उन्होंने ये भी रिवाइज करवाया कि रेट ऑफ टैक्स कितने होते हैं, 5%, 20% और 30%। सर जैसे 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% हो गया, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% हो गया, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% हो गया। फिर पता है हमने सर को एक क्वेश्चन भी करके दिखाया, सर ने हमें क्वेश्चन दिया था। और सर फिर इसके अलावा हमें 3 कॉन्सेप्ट कराए, सरचार्ज, एमआर और रिबेट। सरचार्ज के सर 50 लाख तक तो कोई नहीं है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10% है, फिर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक 25 है, और इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37 होगा। सर वैसे ना 4 सरचार्ज हैं, बट अभी विवेक सर ने समझाया कि 3 इनकम पे ना ये 25 और 37 वाला एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, तो फिर वो 3 इनकम कौन कौन सी हैं? अरे यार सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, और डिविडेंड की इनकम। इन 3 इनकम पे हाईएस्ट 15% लगेगा, उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और सर फिर जहां सरचार्ज होगा उसकी वजह से हार्डशिप होगी, और जहां हार्डशिप होगी उस केस में एमआर मिलेगा। और सर ने कहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगली क्लास में। और फिर रिबेट वाले केस में 3 कंडीशन होती है, इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 5 लाख तक हो, तो 12,500 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी आपको टैक्स में से। जो टैक्स आएगा उसमें से रिबेट मुझे मिल जाएगी, और जो अगर बैलेंस बचेगा उसमें फिर हम 4% सेस जोड़ देंगे। और कैजुअल इनकम में से भी रिबेट मिलती है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती। और सर ने पता है क्या कहा है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओ माय गॉड, ठीक है जी। चलो जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 115 बीएससी, जो आपकी नई स्कीम है। इसके एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास होपफुली मंडे को आपके पास आएगी शाम को 7 बजे। भगवान से दुआ करते हैं मंडे को आए, नहीं तो फिर ट्यूसडे को आएगी। ये नोट्स मैं बहुत जल्दी आपके डाल दूंगा, तब तक के लिए ये नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे डले हुए हैं जो दिसंबर 21 के थे। आप इतने वही रीड कर लो, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट मैं नए भी डालूंगा, उसके बाद फिर आप नए डाउनलोड कर लो। और बाकी जीएसटी के लिए 35 क्लास देखनी स्टार्ट कर दो। देखो पता क्या आपको, देखो जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, जिन बच्चों का टारगेट अलग है 90+ लेने का, पता कैसे वो रिवीजन करेंगे? टीटीएस में मेरे साथ करेंगे इनकम टैक्स, और एमडब्ल्यूएफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एमडब्ल्यूएफ में करेंगे जीएसटी। 35 क्लास मैंने डाली है सर, भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ, जो 35 रिवीजन क्लास है ना, मैं सही बता रहा हूँ, पता नहीं वो मेरे से कैसे निकली हैं, उससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर। बहुत बढ़िया मैंने रिवीजन कराई है, मैं अपने बारे में कभी तारीफ नहीं करता, बट सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी रिवीजन है। आप वो भी कर सकते हो ताकि आप लेट ना हो जाओ। जीएसटी मुझे रिवाइज करवाना है बाद में, बट अगर बाद में करोगे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बेटर है दूसरी बार रिवाइज कर लेना। तो टीटीएस में कहो कि हम इनकम टैक्स करेंगे, एमडब्ल्यूएफ में कहो कि हम जीएसटी करेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, इतनी बढ़िया रिवीजन होगी ना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है सर, लाइफ आपकी है, उम्मीद करूंगा आप मेरी बात मानो। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त हो, चुस्त रहो, और प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, और बस मैक्सिमम शेयर करो हर बच्चे के साथ, और ढिंडोरा पिटवा दो पूरे शहर में कि रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी। ठीक है जी, पिटवा दो, ढिंडोरा पिटवा दो जी। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी। और अगर अच्छी लगे तो जरूर प्यार देके जाना जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।